हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, यह कहानी कैसी तेरी मोहब्बत पार्ट 14 है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी सारी कहानियाँ पसंद आ रही होगी। चलिए इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जैसे ही आध्या अपने घर पहुँची, उसके पैर अनायास ठिठक गए। उसे देखते ही सुलेखा टपाक से बोली, आ गई हमारी आध्या। बेटा, इतनी देर कहाँ लगा दी? सुलेखा के अचानक से बदलते व्यवहार से आध्या हैरान थी। उनके मुंह से अपने लिए प्यार भरा शब्द सुनकर उसे एक झटके जैसा लगा। आध्या अवाक खड़ी रह गई। कल रात के बाद उसे उम्मीद थी कि सुलेखा उसे देखना तो दूर, शायद उसकी जान ही ना ले ले, लेकिन आज ये अपनापन। उसके होठ थरथराए, शब्द कांपते हुए निकले, चाची, वह मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत नाराज हैं, लेकिन एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। लेकिन कुछ भी नहीं। सुलेखा ने बीच में ही उसकी बात काट दी। जाकर फ्रेश हो जा, तुझसे मिलने कोई आया है। पिछले 2 घंटों से तेरा इंतजार कर रहा है। आध्या की आंखें फैल गई थी हैरानी से। वह बोली, मुझसे मिलने? मन में अनगिनत सवाल उभर गए। वह सवालिया नज़र से सुलेखा जी को देखने लगी। सुलेखा अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लिए बोली, ऐसे क्या देख रही है? तभी आध्या के पीछे से आवाज आई, कैसी हो आध्या? वह पीछे पलट कर देखी तो वह हैरान रह गई। साहिल जी? आध्या के मुंह से यह नाम फिसला। चलिए साहिल के बारे में कुछ जानते हैं। साहिल 30 साल का सुडौल कद काठी वाला युवक है। कनाडा में जॉब करता है। आध्या और साहिल का रिश्ता पहले से ही तय था। दरअसल ये रिश्ता सुलेखा और विजय जी ने आध्या को हमेशा यह कहकर समझाया था कि ये तुम्हारे पापा की आखिरी इच्छा थी। आध्या ने साहिल को कभी चाहा नहीं था, लेकिन नापसंद करने की वजह भी नहीं थी। उसने अपने चाचा चाची पर विश्वास किया, अपने पिता की इच्छा समझकर हाँ कह दी थी। कैसी हो आध्या? कब से तुम्हें देखने के लिए बेताब था। साहिल के लफ्ज जैसे हवा में लहराए और कमरे की खामोशी को चीरते हुए उसके कानों में पड़े। वह अपने भारी भरकम कदमों से धीरे धीरे आध्या के करीब आया और बिना इजाजत लिए उसे अपने सीने से भींच लिया। आध्या एक बूथ की तरह जड़ बनी खड़ी रही। ना उसमें उससे पीछे हटने की ताकत थी और ना ही उसके मन में उस आलिंगन को स्वीकारना था। उसका शरीर ठिठुर रहा था, लेकिन मन में एक तूफान चल रहा था, गलत और सही की जंग। बहुत याद किया तुम्हें। जितना वक्त तुम्हें देना था दे दिया, अब और नहीं। अब मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। साहिल का स्वर तेज था, मानो कोई दावा कर रहा हो। आध्या कुछ नहीं बोली, बस एक दूर बिंदु को देखती रही। उसकी आंखें भीगने लगी थी, लेकिन होठ अब भी मौन थे। तभी पीछे से सुलेखा की हंसी गूंजी, एक बनावटी और दिखावटी हंसी। साहिल बाबू, अब आध्या आपकी ही होने वाली है। देखिए आपकी अमानत को कितना संभाल के रखा है हमने। साहिल ने जैसे उसे यह जताने के लिए कि अब वह पूरी तरह से उसकी है, आध्या को अपने सीने से अलग किया और उसका चेहरा अपनी हथेलियों में भर लिया। जल्दी से फ्रेश हो जाओ, आज हम बाहर चलेंगे, थोड़ी शॉपिंग करनी है। 1 हफ्ते बाद ही तो हमारी शादी है। इन शब्दों ने जैसे आध्या के पैरों तले जमीन खींच ली हो। शादी? इतनी जल्दी? वो भीतर ही भीतर टूटने लगी थी, लेकिन बाहर से बस एक शून्य चेहरा रह गया था। साहिल के जाते ही वो लड़खड़ाते कदमों से दादी के कमरे की ओर बढ़ी। दरवाजा धीरे से खोली और देखी वहां बैठी दादी की आंखों में वही शांत अपनापन था जो हमेशा से उसे संबल देता था। दादी को देखते ही उसके चेहरे पर आई तकलीफ जैसे कोई मुखौटा पहनकर छुपा ली गई हो। वे हल्के से मुस्कुराकर बोली, दादी, आप मुझसे नाराज तो नहीं? आध्या जाकर दादी के गोद में अपना सिर रखकर लेट गई। पीछे से मिली भी आ गई थी। दादी की आंखों से छलकते आंसू उनके शब्दों से पहले बह निकले। वो आध्या का चेहरा अपने कांपते हाथों में लेते हुए बोली, नहीं मेरी बच्ची, जिससे उसकी किस्मत रूठ गई हो, उसका भगवान भी मुंह मोड़ लिया हो, उससे मैं भला कैसे नाराज हो सकती हूँ? गलती तो मेरी थी, बहुत बड़ी गलती। तुझे यहाँ लाकर मैंने तुझ पर जुल्म किया। मुझे इन लोगों पर कभी भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। उनके शब्दों में पछतावे का सागर बह रहा था। मेरी बच्ची, तुम्हें उस साहिल से शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जानती हूँ मेरी बच्ची की तुझे यह शादी नहीं करनी थी। मैं साहिल से बात करूँगी। तुझे ज़बरदस्ती के रिश्ते में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। मुझे तो कुछ भी ऐसा याद नहीं कि तेरे पिता ने यह रिश्ता तय किया है। आध्या उनकी हथेलियों को अपने हाथों में थामते हुए बोली, आप ऐसा मत कहिए दादी, आपने हमेशा मेरा भला ही चाहा है। जिस बच्ची को उसकी माँ छोड़ गई हो, जिसका पिता उसे छोड़ गया हो,
जिसके भाई ने भी मुंह फेर लिया हो, उसे आपने और इस परिवार ने गले लगाया, सहारा दिया, मुझे अपने घर, अपनी दुआओं में जगह दी। आप खुद को दोष मत दीजिए। कुछ पल की चुप्पी के बाद उसने धीमे स्वर में कहा, और रही बात साहिल जी की, तो हाँ, वो एक अच्छे इंसान है, और जब पापा ने ये रिश्ता तय किया है तो मैंने इसे ही अपना तकदीर मान लिया है। मैंने उनसे बस इतना ही मांगा था कि जब मैं 21 की हो जाऊं तभी हमारी शादी हो, और आज वो अपना वादा निभाने आए हैं। वह पल भर रुकी और फिर दर्द से भरी आवाज़ में बोली, अब मैं कैसे मुंह मोड़ सकती हूँ दादी, और आप यह कैसे भूल गई? साहिल जी ने हमारी कितनी मदद की है। यदि वह नहीं रहते तो मैं आपको तो हमेशा के लिए खो देती। समय पर उन्होंने आपका इलाज करवाया था। मैं उनका एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकती हूँ, और इसके बदले में शादी ही तो करना चाहते हैं मुझसे। इसमें बुराई क्या है? सम्मान और इज्जत ही तो देना चाह रहे हैं मुझे। एक लड़की को इससे ज़्यादा क्या चाहिए कि उसका होने वाला पति उसे और उसके परिवार को अपना मानता हो। दादी की आंखें नम हो गई थी, लेकिन आंखों में कुछ तो ऐसा था जो आंसुओं के भीतर दब गई थी। वह अपने मन में सोचते हुए बोली, तू कितनी भोली है मेरी बच्ची। कोई एक अच्छा इंसान अपने एहसान का सौदा नहीं करता। तुझे कैसे कहूँ कि उसने मेरा इलाज के बहाने तुझे खरीदा था। सुलेखा और बिरजेश ने मेरे इलाज के बदले तुझे बेच दिया था, लेकिन तू यह बात मानने को तैयार नहीं है। तू तो सभी को अच्छा ही समझती है। वो एक बार फिर आध्या को समझाने की कोशिश करती है। बुरा मुझे इसलिए लगता है बच्ची, दादी की आवाज़ काँप रही थी, क्योंकि मैं अपनी बच्ची को जिंदा लाश बनते नहीं देख सकती। क्योंकि जब कोई रिश्ता सिर्फ निभाया जाता है, जिया नहीं जाता, तो वो उम्र भर का बोझ बन जाता है। और मैं नहीं चाहती कि मेरी आध्या किसी बोझ के साथ जिए। आध्या ने अपनी दादी को कसकर गले से लगा लिया। उसके आंसू उनकी साड़ी से भीगते रहे। वह अपने मन में सोचती है, मुझे तो बस इस बात का दुख है दादी कि मुझे आपको और मिली को छोड़कर जाना होगा। मुझे साहिल जी से बात करनी होगी, अपनी जॉब के बारे में भी बताना होगा। तभी मिली ने गहरी सांस लेते हुए कहा, दीदी, आपको कैसे यकीन हो गया कि आपके पापा ने ही आपका रिश्ता तय किया था? मुझे वो साहिल बिल्कुल पसंद नहीं है। कुछ तो अजीब है उनमें। प्लीज़ आप ये रिश्ता तोड़ दीजिए। आध्या ने चुपचाप मिली के चेहरे को अपने हथेलियों में भर लिया और नर्म मुस्कान के साथ बोली, मेरी प्यारी बहन, तू क्यों इतना चिंता करती है मेरी? मुझे खुद चाचा चाची ने ही बताया था, और साहिल जी ने भी यही कहा था। सच कहूँ तो मुझे साहिल जी पर भले ना हो, लेकिन चाचा चाची पर पूरा भरोसा है। मिली कुछ पल तक उसे स्तब्ध होकर देखती रही। उसकी आंखों में अविश्वास तैर रहा था। वह अपने मन ही मन में बुदबुदाई, आप किस मिट्टी की बनी हो दीदी? इतना कुछ सहने के बाद भी इतना विश्वास? मैं तो अपने माँ बाप पर कभी भरोसा नहीं कर पाती हूँ, और आप इन लोगों पर यकीन कर रही है जिन्होंने बिना सोचे समझे आपकी ज़िंदगी की दिशा मोड़ दी, और जिन्हें आगे भी आपको तोड़ने में ज़रा भी संकोच नहीं होगा। क्या आपको सच में लगता है कि वो आपके भले के लिए सोचते हैं? आध्या उसकी ओर देख मुस्कुरा दी। जब सारी दुनिया से टूटी थी तब इन रिश्तों ने मुझे ज़मीन दी थी। अब अगर वो ज़मीन भी झूठी निकली तो भी मैं गिरना नहीं चाहती। कम से कम अपनी सच्चाई के साथ खड़ी रहना चाहती हूँ। मिली की आंखें भीग गई थी। उसे अपनी दीदी पर प्यार भी आया और डर भी, कहीं उसकी दीदी फिर से न टूट जाए। मिली ने फिर कहा, दीदी, वो आपसे उम्र में बहुत बड़े हैं, और मैं सच कह रही हूँ, यह रिश्ता आपके लिए सही नहीं है। आप उन्हें जानते ही कितना है। बस इसलिए मत कीजिए शादी कि यह रिश्ता आपके पापा ने तय किया था। यह आपकी ज़िंदगी है दीदी। आप ऐसे कैसे अपनी ज़िंदगी किसी अजनबी के हाथों में सौंप सकती हैं? आध्या चुप रही। उसकी आंखों में एक थकी हुई चमक थी। मैं तैयार होने जा रही हूँ, साहिल जी के साथ बाहर जाना है, कहकर वो मिली के सवालों को नज़रअंदाज करती हुई वॉशरूम में चली गई। अंदर जाकर उसने दरवाज़ा बंद किया, आंखें मूंदी, एक लंबी सांस ली और खुद से बुदबुदाई, माफ़ करना मिली, तू सही कह रही है शायद, पर बहुत देर हो चुकी है। फिर उसने अलमारी से एक हल्का पीला फ्रॉक सूट निकाला, सादा सा, बिना किसी बनावट के, जैसे उसका मन हो। बालों की एक छोटी सी चोटी बनाई, माथे पर एक छोटी सी बिंदी लगाई, होठों पे एक हल्की लिपस्टिक लगाई। उसे सजना कभी पसंद ही नहीं था। वह खुद में सादगी की एक परिभाषा थी। रेडी होकर वो हॉल में आई, जहाँ साहिल उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसकी नज़र आध्या पर पड़ी, उसका दिल धड़क उठा। साहिल मन ही मन बोला, कमाल है, इतनी सिंपल होकर भी ये कितनी हसीन लगती है। बस कुछ ही दिन और फिर तुम मेरी बाहों में होगी। बहुत इंतजार करवाया है तुमने, लेकिन अब नहीं, अब इंतजार की घड़ियाँ खत्म होगी और हम दोनों एक होंगे।
बहुत मुश्किल था तुम्हें मनाना आद्या, लेकिन अब हमारी शादी होने से कोई नहीं रोक सकता है। उसकी नज़रें आद्या पर कुछ ज़्यादा ही टिक गई थी, जैसे वो एक चीज़ को पा लेने का संतोष महसूस कर रहा हो, ना कि एक इंसान को समझने की कोशिश। वहीं दूसरी ओर राकेश अपनी कुर्सी पर बैठा सिगरेट के लंबे कस ले रहा था। उसके माथे की सिलवटें बता रही थी कि दिमाग किसी भारी उथल पुथल से गुजर रहा है। तभी दरवाज़ा खुला और आभा कपूर अंदर आई। वो धीरे से पूछी, आप निराला भाई से मिलने जेल क्यों गए थे, और बेल के बाद वो अचानक कहाँ गायब हो गए? कुछ खबर है आपको? राकेश की नज़र आभा पर पड़ी और उसकी आंखें जल उठी। राकेश गुस्से से बोला, बहुत ज़्यादा जुबान चलने लगी है तेरी, मुझसे सवाल कर रही है? जाकर पूछ अपने बाप से कि निराला के गायब होने के पीछे किसका हाथ है। आभा झेप कर चुप हो गई। राकेश ने सिगरेट की आखिरी कस खींचा और उसे एस्ट्रे में बुझा दिया। राकेश खुद से बड़बड़ाते हुए बोला, मैं मिला था उस गधे से, समझाया था उसे कि अगर हम दोनों भाई मिल जाए तो इस शहर की रगों में भी हमारी धमक हो, लेकिन नहीं, उसे तो ओमकार राणा की परछाई से भी डर लगता है। मेरे खिलाफ बोल देगा लेकिन राणा के खिलाफ नहीं, बेवकूफ़ कहीं का। तभी आभा कमरे में आई। आभा कुछ और कहने ही वाली थी कि राकेश ने उसकी तरफ गुस्से से देखा और कहा, एक काम सौंपा था तुझे, पैसों का इंतजाम का, हुआ कि नहीं तुझसे? आभा ने डरते डरते जवाब दिया, हो गया है इंतजाम, कल तक तुम्हें मिल जाएंगे। राकेश की आंखों में चमक आ गई। अचानक आभा के पास आया और उसका जबड़ा जोर से पकड़ लिया। राकेश दांत भींचते हुए बोला, बीबी, तूने तो आज दिल खुश कर दिया। अब तेरे बाप को चुनाव में हराने का असली मजा आएगा, लेकिन उससे पहले मुझे यह जानना है कि निराला कहाँ है। आभा दर्द से करहा उठी और खुद को छुड़ाने लगी। राकेश उसे छोड़ते हुए कहा, अब मुझे ओमकार राणा से मिलना होगा, देखता हूँ कि उसके दिमाग में क्या नया खेल चल रहा है। वहीं फार्म हाउस के शांत वातावरण में सिर्फ पक्षियों की आवाज़ गूंज रही थी। ओमकार राणा एक लकड़ी की कुर्सी पर बैठा अखबार पढ़ रहा था। वही अंदाज, वही ठहराव, जैसे हर हालत उसके काबू में हो। तभी सामने से राकेश अपनी तेज चाल और तीखी आंखों के साथ आता है। उसके कदमों की आहट ने ओमकार को अखबार से ऊपर देखने पर मजबूर कर दिया। ओमकार राणा मुस्कुराते हुए कहा, ओहो, तो आज सूरज पश्चिम से उगा है। राकेश बाबू खुद चलकर आए हैं मुझसे मिलने। क्या हुआ, इरादे कमजोर पड़ गए या ख्वाब ज़्यादा बड़े हो गए? राकेश बैठते हुए तीखे स्वर में बोला, सर जी, मैं यहाँ हाथ जोड़ने नहीं आया हूँ, सीधा हिसाब करने आया हूँ। ओमकार हंसते हुए बोला, हिसाब? जिसने अभी तक राजनीति के गणित में गिनती भी नहीं सीखी हो, वो मुझसे हिसाब करेगा? राकेश मेज पर हाथ पटकते हुए कहा, बहुत हो गई आपका बादशाहत, अब जो होगा वह राणा नहीं कपूर होगा। आपने क्या सोचा था, मुझे मालूम नहीं चलेगा? बताइए कहाँ है मेरा भाई? वह तो हमेशा से ही आपका वफादार रहा है, फिर आपने उसे क्यों गायब कर दिया? पहले तो वो अभय ने उसे जेल भिजवाया और फिर आपके बेटे ने उसे बेल कराकर बाहर निकाला। फिर उसके साथ करने का क्या इरादा है आपका? ओमकार की आंखें अब गंभीर हो चुकी थी। उसने अखबार मोड़ा और धीरे से बोला, तेरी चालें अब भी बच्चों जैसी है राकेश। निराला कहाँ है तू जानना चाहता है? मैं भी यही सोच रहा हूँ, कहीं वो तेरे ही पाले में तो नहीं जा गिरा? राकेश आंखों में जलन लिए कहा, यदि वो मेरे साथ होता तो आपकी नींव अब तक हिल चुकी होती। लेकिन लास्ट वार्निंग कर रहा हूँ आपको, अब आप संभल जाइए, क्योंकि अगली बार जब मैं सामने आऊँगा तो कुर्सी की नहीं ताबूत की बात होगी। ओमकार धीरे से झुकते हुए आंखों में आंखें डालकर बोला, तो ले आना कंधा भी साथ में, क्योंकि राणा अभी मरा नहीं है। अपने दिमाग को ठंड रख राकेश, मैं भी जानना चाहता हूँ कि आखिर निराला गया कहाँ। देख, मानता हूँ कि हमारे बीच खाई है, लेकिन अगर वो अभय के हाथ लग गया और उसने एक भी सच उगल दिया तो समझ लेना, मुझे बर्बाद करने से पहले वो तुझे जलाकर राख कर देगा। राकेश तेज हंसी हंसा और कहा, वाह सर जी, आप तो वाकई डरने लगे हैं अब, अपने ही खून से, अपने ही पोते से। ये तो होना ही था, जब कर्म लौटते हैं तो नस्तर बनकर चुभते हैं। और अभय, अभय तो आपके पापों का अंत है। ओमकार करे लहजे में कहा, जुबान संभाल राकेश, मैंने तुझे ऊपर उठाया है। यदि आज तुझे कोई जानता है तो मेरी वजह से, यह पहचान मेरी दी हुई है। राकेश बीच में काटते हुए और आंखों में आग लिए कहा, पहचान दिया या इस्तेमाल किया? धोखा किसने दिया था पहले? अगर उस दिन आपने मुझे धोखा नहीं दिया होता तो आज ये हालात नहीं बनते। मैंने जो कुछ भी किया आपके कहने पर किया था, अब भुगतिए,
क्योंकि जो आग आपने लगाई थी वो अब आपके ही आंगन में जलने लगी है। राकेश कुछ कदम करीब आता है और लगभग फुसफुसाते हुए कहता है, डरना तो अब आपको है, आपके खानदान को है और सबसे ज़्यादा अभय से है। जिस दिन उस अभय को उसकी असलियत पता चल गई, उस दिन वो सिर्फ आपके ताज को नहीं, आपके वजूद को जला देगा। ओमकार राणा की आंखों में खून उतर आया था। राकेश के शब्दों ने उसके सीने में आग फूंक दी थी। राकेश तीखे व्यंग्य के साथ बोला, सर जी, प्यार, ममता, इंसानियत, ये सब आपसे तो मैं उम्मीद नहीं करता हूँ। जब आप उसके अतीत को मिटा सकते हैं तो फिर उसे ही मिटा देने में आपको क्या संकोच है। एक पल की खामोशी, फिर ओमकार राणा की आवाज़ गूंजती है जैसे तूफान फट पड़ा हो। वो गुस्से से कांपते हुए कहा, राकेश, जड़ चाहे जैसा भी हो, लेकिन जो उसे सिंचता है उसका महत्व होता है। अभय मेरा खून है, मेरा पोता है। उस पर अगर किसी की भी नज़र पड़ी तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उनकी मुठियाँ कस चुकी थी, होठ कांप रहे थे। उसे कुछ याद नहीं आएगा, क्योंकि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। उसके अतीत की चाबी सिर्फ 2 लोगों के पास थी, तुम और निराला। तुम तो अब भी समझदार हो, तुम उसे कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि तुम्हें अपनी जान की उतनी ही परवाह है जितनी मुझे अपनी इज्जत की। लेकिन निराला, धीरे से उनकी आंखों में शिकारी जैसी चमक उभरती है, अभय से जुड़े हर निशान को मैंने मिटा दिया है। उसका बचपन, उसके अपने, सब खत्म। अब बच्चा है तो सिर्फ निराला, और अब वो भी ज़्यादा दिन नहीं बचने वाला। वहीं इधर साहिल की नज़रें बार बार आध्या पर टिक रही थी। दोनों जैसे ही घर से बाहर निकले, मोहल्ले की निगाहें आध्या पर ठहर गई। वह निगाहें जो शक, आरोप और हिकारत से भरी थी। साहिल की भौहें सिकुड़ गई थी। उसने धीमे स्वर में पूछा, सभी तुम्हें ऐसे क्यों देख रहे हैं आध्या? आध्या एक पल को थम गई, उसकी सांसें भारी हो उठी। कुछ नहीं, यूं ही, कहकर वो चुप हो गई, पर उसकी आंखों में एक दर्द छिपा हुआ था। वह दोनों शहर के एक नामी शॉपिंग मॉल के लिए निकल पड़े, वही जगह जहां कुछ समय पहले अभय और मेघा एक कॉफी शॉप में बैठे थे। चारों तरफ अभय के बॉडीगार्ड तैनात थे। जैसे ही साहिल और आध्या अंदर गए, लकी की नज़र उन पर पड़ी। वो फौरन चौंक गया। उसने आध्या को पहचान लिया था और देखा कि वो किसी और के साथ में थी। साहिल जी, हम कहीं और चलते हैं, आध्या ने हिचकते हुए कहा। यह मॉल बहुत महंगा है और वैसे भी मुझे कुछ लेना ही नहीं है। साहिल ने उसकी ओर देखा और हंसते हुए कहा, कैसी बातें करी हो आध्या? क्या मैं इतना फकीर हूँ कि तुम इस मॉल में कुछ नहीं ले सकती? जो चाहे बिना सोचे समझे ले लो। मैं तुम्हारे साथ में हूँ ना, तो फिर डरती क्यों हो? और वह उसे लेकर अंदर चला गया। उधर कॉफी शॉप में बैठा अभय अपनी कॉफी में खोया हुआ था, लेकिन उसकी निगाहें अनायास ही उस पार ग्लास से बाहर चली गई। मॉल का फ्रंट ग्लास पूरी तरह से पारदर्शी था। भीतर से बाहर सब दिखाई देता, लेकिन बाहर से अंदर नहीं। अभय की नज़र जैसे ही आध्या पर पड़ी, वह ठिठक गया। उसने देखा आध्या किसी और के साथ में थी और उसका हाथ उस शख्स के हाथ में था। उसकी आंखों में गुस्से की लपटें जलने लगी, मुठियां भिज गई थी। चेहरे पर मास्क और आंखों में चश्मा था, लेकिन भीतर का तूफान अब बाहर आने को बेताब था। मेघना उसकी हालत समझ नहीं पाई। क्या हुआ अभय? उसने पूछा। लेकिन तभी अभय के फ़ोन पर एक मैसेज आया, लकी का मैसेज। आध्या मैम मॉल में है और वो किसी के साथ में है। अब तो अभय का चेहरा पूरी तरह से गुस्से से डार्क हो गया था। मेघना ने अपनी कॉफ़ी का कप टेबल पर रखते हुए तीखी नज़रों से अभय को देखा। अभय, क्या तुम मेरे साथ कॉफ़ी पीने आए हो या फिर मोबाइल में बिजी रहने के लिए? अगर यही करना था तो ऑफिस में ही रहते। अभय ने उसकी बातों को जैसे सुना ही नहीं हो। उसकी निगाहें मोबाइल स्क्रीन पर जमी थी और उसकी उंगलियां बेहद तेजी से मैसेज टाइप कर रही थी। लकी, जिस फ्लोर पर वह है उसे पूरी तरह से खाली करवा दो, मैं आ रहा हूँ। मेघना ने गहरी सांस लेकर खुद को संयत किया और फिर बोली, अभय कहाँ जा रहे हो? हमारी कॉफ़ी। अभय ने बिना उसकी आंखों में देखे कहा, मेघना, मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है और यह मीटिंग मेरे लिए बेहद ज़रूरी है। मुझे जाना होगा। यह कॉफ़ी फिर कभी। तुम अब घर जा सकती हो। वह उठकर चला गया और मेघना उसे जाते हुए देखती रही। वो खुद से बोली, नहीं अभय। मेघना ने टेबल पर जोर से हाथ मारा। उसकी आंखें गुस्से से सर्द हो गई थी। पूरी कॉफ़ी शॉप एक पल को शांत हो गया। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम्हारे लिए कोई भी मीटिंग मुझसे ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती थी। बात कुछ और है, और जो भी है मैं उसे पता कर लूँगी। मेघना की आंखों में आंसू तैरने लगे, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया था। शॉपिंग मॉल का साड़ी सेंटर में आध्या एक साड़ी की दुकान में थी। रंग बिरंगी साड़ियों की चमक में भी
उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी छिपी हुई थी। वह एक एक कर साड़ियों को देखती, प्राइस टैग पढ़ती और वापस रख देती। उसकी आंखों में चाहत तो थी पर मन में संकोच। साहिल ने एक प्यारी सी हल्के गुलाबी रंग की सिल्क साड़ी उठाई और उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, यह तुम पर बहुत अच्छी लगेगी आध्या, बस एक बार ट्राई तो करो। आध्या ने थोड़ी झिझक के साथ मुस्कुराते हुए सिर हिलाई और साड़ी लेकर ट्रायल रूम की ओर बढ़ गई। अभी वह दरवाजा खोलने ही वाली थी कि एक लेडी स्टाफ अचानक सामने आकर खड़ी हो गई। मैम, यह ट्रायल रूम फिलहाल प्रॉब्लम में है, कृपया मेरे साथ आइए, हम दूसरा रूम दिखाते हैं। उस लेडीज स्टाफ ने बेहद विनम्र भाव से लेकिन जोर देते हुए कहा। आध्या ने हल्के से कहा, कोई बात नहीं है मैम, मैं वेट कर लूंगी। लेकिन महिला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैम, हम अपने कस्टमर को वेट नहीं कराते, हमारे लिए आपकी सुविधा सबसे पहले है, कृपया मेरे साथ आइए। आध्या थोड़ी हैरानी और झिझक के साथ उसके साथ चल दी। स्टाफ उसे एक संकीर्ण कॉरिडोर से होते हुए एक अकेले से ट्रायल रूम तक ले गई। यह रहा ट्रायल रूम, आप यहीं ट्राई कीजिए, उसने दरवाजा खोलते हुए कहा और बिना रुके वापस चली गई। आध्या ने एक नज़र इधर उधर डाली, वहाँ और कोई भी ट्रायल रूम नहीं था। वह बिना ज़्यादा सोचे अंदर चली गई। जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया और साड़ी को खोलना शुरू किया, अचानक बिजली चली गई। पूरा ट्रायल रूम अंधेरे में डूब गया। अरे अरे, ये क्या हुआ? उसके मुंह से डर के मारे हल्की चीख निकल गई। वह बुरी तरह से घबरा गई। उसके कदम पीछे हटे, उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, बट दरवाजा लॉक हो चुका था, अंदर से भी नहीं खुल रहा था। हेलो हेलो, कोई है बाहर? दरवाजा क्यों बंद है? उसकी आवाज़ काँप रही थी, लेकिन बाहर सन्नाटा था, एक डरवानी और अनजानी खामोशी की। क्या होगा कहानी में आगे? क्या अभय और आध्या एक दूसरे के दिल की फीलिंग को समझ पाएंगे? क्या होगा जब अभय को आध्या की शादी के बारे में पता चलेगा? यह हम सब जानेंगे अगले भाग में। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।